नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूजीसी नेट इनसाइट के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आपको हायर एजुकेशन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाती है, जैसे कि पीएचडी एडमिशन से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशंस जारी होती हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी जाती है। साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर के वैकेंसी से संबंधित जहाँ किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा वैकेंसी जारी होती हैं उनकी जानकारी आपको साझा की जाती है। साथ ही यूजीसी नेट से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होती है उनको साझा की जाती है। साथ ही उससे संबंधित क्लासेस भी चलती हैं। तो इससे संबंधित हम जो भी न्यूज़ है आपको साझा कराते हैं। और साथ ही इस समय हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूजीसी नेट में पूछे गए प्रश्नों का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं, जो जून 2018 से लेकर के जून 2023 तक के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी का एक हम डिटेल में अध्ययन कर रहे हैं। तो हम डिस्कशन को इस तरह से रख रहे हैं कि एक साइकिल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि जो 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका हम 4 पार्ट में डिवाइड करके और अध्ययन कर रहे हैं। सॉरी। तो पहले पार्ट के अंतर्गत हम 25 क्वेश्चंस को ले रहे हैं और इसी तरह हम 4 पार्ट में डिस्कशन कर रहे हैं। और जून 2018 और दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन किया जा चुका है और ये जून 2019 का डिस्कशन हो रहा है, जिसके अंतर्गत हम 2 पार्ट का डिस्कशन कर लिए हैं और तीसरे पार्ट के अंतर्गत यानी कि 51 से 75 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और चूंकि ये क्वेश्चन इसमें 150 क्वेश्चन है, फर्स्ट पेपर के भी 50 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है, तो इसके तहत हम तीसरे पार्ट के अंतर्गत 101 से 125 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। यह यूजीसी नेट हिस्ट्री जून 2019 का क्वेश्चन पेपर है और इसका तीसरा सेगमेंट हम यानी तीसरा खंड डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत 25 क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व अनुदान धार्मिक बुद्धिजीवियों को नहीं दिया जाता था? पहला है आमलक, इदरार, इनाम और औकाफ। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही उत्तर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा फोर्थ, यानी औकाफ। औकाफ जो है एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ इस्लामिक कानून में ऐसी संपत्ति से है जो धर्मार्थ कार्यों हेतु प्रदान करने के लिए आरक्षित रखी जा रही हो। और इसमें भूमि एवं धन जो है और वस्तुएं भी शामिल की गई हैं, जबकि आमलक, इदरार और इनाम जो हैं धार्मिक बुद्धिजीवियों को राजस्व अनुदान के रूप में दिया जाता था। तो इस प्रकार से जो चौथा है औकाफ, वो राजस्व अनुदान धार्मिक बुद्धिजीवियों को नहीं दिया जाता था। माफ़ करिएगा, औकाफ नहीं दिया जाता था, जबकि आमलक, इदरार और इनाम दिया जाता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? पहला है इब्न बतूता भारत में उत्पादित आम का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करता है। बी है वह गुठली बोकर उसे उत्पादन का उल्लेख करता है। सी है इब्न बतूता उल्लेख करता है कि भारत में आम की कलमें बांधने की प्रथा थी। इसके लिए कूट दिया गया है। पहला है केवल ए सही है, दूसरा है केवल सी सही है, तीसरा ए और बी सही है, चौथा बी और सी सही है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा कूट सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा थर्ड, यानी कि ए और जो बी है वो सही हो जाएगा और जो सी कथन है वो कथन गलत हो जाएगा। अगर बात करें इब्न बतूता की, तो ये मोरक्को का निवासी था और यह अफ्रीका से यात्रा प्रारंभ करते हुए और अरब देशों को पार करता हुआ यह भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और यहाँ पे ये दिल्ली में ये काजी नियुक्त किया गया था और इस पद पर वो 8 वर्ष तक रहा। अगर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे 1342 ईस्वी में।
1342 ईस्वी में इसे राजनीतिक दल के साथ चीन भेजा था। और इसकी जो किताब है यात्रा वृत्तांत जिसने लिखा उसका नाम रेहला है। और उसमें ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हिंदुस्तान के जीवन और दशाओं पर कुछ महत्वपूर्ण इसने प्रकाश डाला है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 103, अलाउद्दीन की कृषि व्यवस्था में गियासुद्दीन तुगलक द्वारा अनेक परिवर्तन किए गए। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से बताना है कि कौन सा जो कथन है वो गलत है, यानी कि सही नहीं है। पहला है, उसने किसानों का बोझ कम करने के लिए हुक्म मसाहत यानी माप के स्थान पर हुक्म हासिल यानी फसल बटाई को अपनाया। दूसरा है, गियासुद्दीन ने ग्राम प्रमुखों को साधारण किसानों के स्तर पर लाने के अलाउद्दीन के सिद्धांत में विश्वास नहीं किया और उनकी परिलब्धियों का बहाल किया। और तीसरा है, उसने खेती और चारागाह को कर निर्धारण से छूट प्रदान की। और चौथा है, उसने भू राजस्व की प्रथा को भी जारी रखा और उसे प्रोत्साहित किया। तो इसमें से बताना है कि कौन सा जो है वो सही नहीं है। इसका जो है वो सही उत्तर जो होगा, यानी कि जो गलत होगा वो है फोर्थ, यानी कि जो चौथा कथन है वो गलत है, यानी 1, 2 और 3 सही है और चौथा गलत है। अगर हम बात करें गियासुद्दीन तुगलक की, तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई भू राजस्व तथा मंडी संबंधी नीति के पक्ष में वो नहीं था। उसने मध्यवर्ती जमींदारों विशेष रूप से मुकद्दम और खूतों को उनके पुराने अधिकारों को उसने लौटा दिया और लगान निश्चित करने के लिए बटाई का प्रयोग फिर से प्रारंभ कर दिया। और गियासुद्दीन तुगलक ने अमीरों द्वारा कृषि के लगान की इजारेदारी की आलोचना की और साथ ही भू राजस्व की दर को इसने कम किया। और सिंचाई हेतु नहर निर्माण करने वाला जो गियासुद्दीन तुगलक है ये पहला सुल्तान है। तो इस प्रकार से जो चौथा कथन है वो गलत है, बाकी 3 कथन जो है वो सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन से कर मुक्त व्यापार सुविधाएं प्रदान करने और करों में कमी किए जाने की श्रेणी में आते हैं? पहला है साइर दाम, बी है मुकाता, सी है मापा, डी है राहदारी। इसके लिए आपको कोड दिया गया है। पहला है ए और बी सही है, दूसरा बी और सी सही है, तीसरा बी और डी सही है, चौथा ए, सी और डी सही है। तो इसका जो है आपको बताना है कि कर मुक्त व्यापार सुविधाएं प्रदान करने और करों में कमी किए जाने की श्रेणी के संबंध में कौन कौन आते हैं। तो इसके लिए जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, यानी ए, सी और डी। ए, सी और जो डी है वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें मुगल काल में व्यापार को बढ़ोतरी हेतु मतलब विभिन्न प्रकार के छूट दिए जाने का उल्लेख है। बिक्री कर, जिसे राजस्थान में मापा कहा जाता था, वहाँ इसमें क्या होता था कि अधिकतर अनाज का विक्रय कर ही मुख्य था। और इसके अतिरिक्त जो है पेशकश, राहदारी, साइर दाम, सवार खर्च इत्यादि अनेक खर्च होते थे जो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा राज्य को दिए जाते थे। इन करों में से साइर दाम, मापा तथा राहदारी में व्यापार में सुविधाएं प्रदान करने के लिए करों में कमी की जाती थी, जबकि मुकाता जो था ऐसा भू राजस्व था जो उस जमीन पर जिस पर वह होती थी उसकी जीवन अवधि के लिए कर की दर निश्चित करके दी जाती थी, जिससे कि दीर्घकालीन विकास को बढ़ावा मिलता था और यह कृषि भूमि होती थी। तो इस प्रकार से कर मुक्त व्यापार सुविधाएं प्रदान करने और करों में कमी किए जाने की श्रेणियों में साइर दाम, मापा और राहदारी आता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 105, संगीत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो कथन है वो
गलत है, सही नहीं है। तो पहला है शास्त्रीय संगीत से संबंधित कृति लहजात सिकंदरी की रचना सुल्तान सिकंदर के संरक्षण में हुई थी। दूसरा है अबुल फजल ने 36 संगीतकारों के नाम बताए हैं जिन्होंने अकबर के दरबार में स्वर और वाद्य संगीत बजाया था। तीसरा है शाहजहां ने अपने दरबार में न तो संगीत को प्रोत्साहित और न संगीतकारों को पुरस्कृत किए, उसकी रुचि स्थापत्य कला में थी। चौथा है औरंगजेब ने अपने शासनकाल के प्रारंभिक 10 वर्षों के दौरान सामान्यतः संगीतकारों को पुरस्कार प्रदान किए और ऐसा लगता है कि वह संगीत के प्रति समर्पित था। तो इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। यानी आपको इसमें से गलत कथन बताना है। इसका जो है इसका सही उत्तर होगा, यानी कि जो गलत होगा वो हो जाएगा थर्ड, यानी कि शाहजहां अपने दरबार में संगीत को उसने प्रोत्साहित किया था। और बाकी जो कथन है वो सभी कथन सही हैं और तीसरा जो है गलत है। अगर हम बात करें कि जो सभी मुग़ल शासक थे उनका संगीत से लगाव था और शाहजहां जो है ये इसे संगीत मर्मज्ञ यानी कि इसे बहुत संगीत के बारे में भी जानकारी थी। वह प्रतिदिन अंतःपुर में 1 से 1.5 घंटे तक संगीत का आनंद लेता था। और बिलास खां के दामाद जो लाल खां को शाहजहां ने गुन समंदर, ये इम्पोर्टेंट है, शाहजहां ने गुन समंदर की उपाधि प्रदान की थी, यानी कि लाल खां को शाहजहां ने गुन समंदर की उपाधि प्रदान की थी जो कि संगीत से संबंधित था। और शाहजहां के दरबार में खुशहाल खां और विश्राम खां भी गायक थे। जहांगीर के समान शाहजहां भी कला प्रेमी और स्वयं गायक भी था। संगीतज्ञ, नृत्यकारों और गायकों की गोष्ठी में भी वो विशेष रुचि रखता था। दीवाने खास में भी शाहजहां के काल में प्रतिदिन वाद्य वादन और संगीत हुआ करता था। तो इस प्रकार से जो तीसरा कथन है वो गलत हो जाएगा और 1, 2 और 4 कथन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 106 है, कश्मीर में ऋषि सिलसिला का संस्थापक कौन था? पहला है सैयद मोहम्मद हमदानी, दूसरा है शेख अब्दुल कादिर, तीसरा है शेख नूरुद्दीन, चौथा है बाकी बिल्लाह। इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा थर्ड, शेख नूरुद्दीन। अगर हम बात करें शेख नूरुद्दीन की तो ये कश्मीर में ऋषि सिलसिला के संस्थापक थे और इनका जो जन्म जो है कश्मीर में हुआ था और ये कश्मीर के शासक जो जैनुल आबिदीन के समय में ये थे। और इनके अगर हम अन्य नामों की बात करें तो इनका अन्य नाम शेख नूरुद्दीन के अलावा शेख उल आलम, साथ ही अगर इनका दूसरा नाम कहें तो इन्हें नंद ऋषि भी कहा गया है। और एक और इनका नाम है सहजानंद। तो इनके 3 नाम हैं और ये सूफी संत थे और साथ ही ये हिंदू और मुसलमान दोनों को प्रिय थे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा कि कश्मीर में ऋषि सिलसिला के संस्थापक शेख नूरुद्दीन थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 107, शाहजहां पहला मुगल बादशाह था जिसने माही मरातीब नामक एक नए ध्वज की शुरुआत की। इसे किसी व्यक्ति को प्रदत्त सर्वोच्च सम्मान माना जाता था। शाहजहां से पहले कौन सा भारतीय शासक इसे प्रदान किया करता था? पहला है सिंध के अरब शासक, दूसरा है दिल्ली के सुल्तान, तीसरा है दिल्ली के सूर और चौथा है मालवा के सुल्तान। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, दिल्ली के सुल्तान। माही मरातीब किसी व्यक्ति को प्रदत्त जो है सर्वोच्च सम्मान होता था
और विश्व में सबसे पहले इस सम्मान को खुसरो परवेज नामक जो फारस के शासक ने सासानी साम्राज्य में सम्मानित किया था। यानी कि खुसरो जो विश्व में सबसे पहले इस सम्मान को यानी कि माही मरातीब को खुसरो परवेज नामक फारस के शासक ने सासानी साम्राज्य में सम्मानित किया था। भारत में दिल्ली के सुल्तान भी इस सम्मान को प्रदान करते थे और मुगलों में शाहजहां ने इसे सबसे पहले इस सम्मान को प्रदान किया था। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, दिल्ली के सुल्तान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 108 है, शाहजहानाबाद में साहिबाबाद बगीचे का निर्माण किसने कराया था, जिससे धनी व्यापारियों के लिए सराय के रूप में उपयोग किया जाता था। इसके लिए ऑप्शन है आपके लिए, पहला है नूरजहां, दूसरा है रोशन आरा बेगम, तीसरा है जहां आरा बेगम और चौथा है जीनत उल निसा। इसका सही उत्तर है थर्ड, जहां आरा बेगम। अगर हम बात करें, शाहजहां ने दिल्ली में 1638 ईस्वी में शाहजहानाबाद नामक नगर की स्थापना की और जहां आरा मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज़ महल की ज्येष्ठ पुत्री थी। जब मुमताज़ महल की मृत्यु हो गई तब से वो अपने पिता के राज कार्यों में उसका हाथ बटाती थी। जहां आरा पादशाह बेगम या बेगम साहब के नाम से भी प्रसिद्ध रही और जहां आरा फारसी के पद्य और गद्य की अच्छी ज्ञाता थी। साथ ही जहां आरा जो है व्यापारिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ करके भाग लेती थी तथा अपने इसके निजी जहाज़ थे जिनसे डचों तथा अंग्रेज़ों के जहाज़ों को माल पहुंचाने का कार्य किया जाता था। और साथ ही उसका निर्माण कार्यों में भी रुचि थी। वह दिल्ली के शाहजहानाबाद में साहिबाबाद बगीचे का निर्माण कराया, जिसे धनी व्यापारियों के लिए सराय के रूप में उपयोग किया जाता था। साथ ही जहां आरा ने आगरा में उत्तर पश्चिम में जामा मस्जिद का भी निर्माण 1648 ईस्वी में कराया था। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर है जहां आरा बेगम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 109, सूफीवाद तब सर्वेश्वरवादी बनना शुरू हुआ जब इब्न अल अरबी के विचार सबसे पहले जमालुद्दीन रूमी और अब्दुल रहमान जौनी के फ़ारसी काव्य और उसके बाद अशरफ जहांगीर सिमनोनी के भारत के भीतर प्रयासों पर अपना प्रभाव डालने लगे। इसी समय शंकराचार्य की वेदांत विचारधारा के सर्वेश्वरवाद का प्रभाव ब्राह्मणवादी विचारों के भीतर लगातार बढ़ रहा था। निम्नलिखित में से वह कौन सा मुगल शासक था जिसने सबसे पहले इस विचार को पहचाना? पहला है बाबर, दूसरा है अकबर, तीसरा है जहांगीर, चौथा है औरंगजेब। तो क्वेश्चन नंबर 109 का जो है वो जो उत्तर होगा वो हो जाएगा थर्ड, यानी कि जहांगीर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो सेंटेंस है ये जहांगीर से संबंधित है और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, गुरु नानक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है, गलत है। यानी कि पहला है, जब नानक 16 वर्ष के थे तभी उनके माता पिता ने उनकी शादी कर दी, बाद में वह एक व्यापारी और किसान बन गए। दूसरा है, भाई मर्दाना की गुरु नानक से मुलाकात हुई और वे आजीवन मित्र बने रहे। तीसरा है, उन्होंने हिंदू और सूफी धार्मिक स्थलों के दर्शन करते हुए पानीपत से असम की यात्रा की। चौथा जो है वह श्रीलंका गए परंतु कश्मीर जाने की तीव्र इच्छा के
इच्छा के बावजूद वो वहाँ नहीं गए। तो इसमें से बताना है कि ये इसमें से कौन सा जो कथन है वो कथन गलत है। तो यूजीसी ने इस क्वेश्चन का जो है इसको क्वेश्चन को गलत माना और इसकी कोई व्याख्या नहीं दी है, तो इस प्रकार से ये गलत है, गलत क्वेश्चन बनाया गया है यूजीसी द्वारा। और बात करें गुरु नानक के संबंध में, तो गुरु नानक का जन्म जो है 1469 में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था और इनके पिता का नाम मेहता कालू चंद्र खत्री थे और 7 वर्ष की आयु में हिंदी तथा संस्कृत का अध्ययन हेतु गुरु नानक को पाठशाला भेजा गया और बाद में फारसी अध्ययन के लिए मुल्ला कुतुबुद्दीन के पास भेजा गया और इनका विवाह जो है कम उम्र में हो गया। इनके 2 पुत्र श्रीचंद्र तथा लक्ष्मीदास हुए। इनके 2 पुत्रों का नाम था, पहला था श्रीचंद्र तथा दूसरा था लक्ष्मीदास। और नानक 30 वर्ष की आयु में यानी कि 1499 ईस्वी में घर बार छोड़ दिया और भ्रमण के लिए निकल पड़े और इन्होंने भारत में अनेक जगह भ्रमण किया, साथ ही सूफी संतों के साथ में मिले और सिख धर्म के ये पहले गुरु हैं और इनके जो उत्तराधिकारी हैं गुरु अंगद देव हुए और इनकी जो मृत्यु है 1539 यानी 5039 में करतारपुर पाकिस्तान में हुई। तो इस प्रकार से गुरु नानक से संबंधित जो बेसिक जानकारी है वो हम आपको दे दिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 111 यानी 111। सिख धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, यानी कि इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। ये है 1750 ईस्वी के दशक से सिख दल और मिसल यानी समूह अलग अलग प्रमुख हो यानी सरदारों के नेतृत्व में अधिक से अधिक शक्तिशाली बन गए, जिन्होंने अत्यंत पेशेवर तरीके से हथियारबंद सैनिक संगठित किए। बी है चक गुरु यानी अमृतसर में वार्षिक शरबत खालसा के आयोजन की प्रथा थी, परंतु आपसी मतभेद के कारण प्रत्येक सरदार ने अपने लिए अलग क्षेत्र के निर्माण का इरादा बनाया। सी है इस प्रक्रिया पर अंत में रणजीत सिंह ने रोक लगाई और उन्होंने खालसा नाम से पंजाब में एक राज्य की स्थापना की। और डी जो है सभी गुरु खत्री थे, परंतु 17वीं सदी में उनके सेनापति अर्थात मसंद अधिकांशतः जाट थे। इसके लिए आपको कोड दिया गया है। पहला है ए बी और डी सही है, दूसरा है बी सी और डी सही है, तीसरा है कि उपरोक्त जो है चारों कथन सत्य हैं और जो चौथा है सी और डी सही है। तो इसमें से बताना है कि कौन से कथन सही हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा थर्ड, यानी कि उपरोक्त जो चारों कथन हैं ये चारों कथन सत्य हैं सिख धर्म से संबंधित। अगर हम बात करें कि मुग़ल सूबेदार ज़कारिया खान ने फैज़लपुर के कपूर सिंह को ज़मींदार नवाब के रूप में मान्यता दी और कपूर सिंह ने दल खालसा की स्थापना की। सिखों की धार्मिक सेना के रूप में विकसित दल खालसा को कपूर सिंह की मृत्यु के बाद जस्सा सिंह अहलूवालिया ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। जस्सा सिंह के नेतृत्व में ही दल खालसा 12 स्वतंत्र मिसलों में विभाजित हो गया। प्रत्येक मिसल का अपना एक झंडा, नाम तथा निशान होता था। आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय जो है सुकर चकिया मिसल को दिया जाता है और सुकर चकिया जो मिसल के जो प्रमुख हैं उन्हें महासिंह के पुत्र जो रणजीत सिंह हैं उनको दिया जाता है, जो एक राज्य की स्थापना की, पंजाब में एक राज्य की स्थापना की। और काबुल के शासक जमान शाह जो अहमद शाह अब्दाली का पुत्र था उसको रणजीत सिंह को 1798 ईस्वी में राजा की उपाधि भी प्रदान की तथा लाहौर की सूबेदारी दी। तो इस प्रकार से जो चारों कथन हैं वो चारों कथन सत्य हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि इसमें से बताना है कि कौन सा कथन गलत है। पहला है बलूतेदारों से यह अपेक्षा की जाती थी कि ज़रूरत पड़ने पर वे अपनी क्षमता के अनुसार ग्रामीणों की सेवा करें।
दूसरा है उनका पारिश्रमिक हमेशा वस्तु के रूप में दिया जाता था। तीसरा है वे गांव के मंदिरों के चढ़ावे का एक निश्चित हिस्सा और विशेष अवसरों पर कुछ अन्य परिलब्धियों के पात्र थे। और चौथा है स्थानीय बलूतेदारों के सेवा के अधिकार और विभिन्न पारिश्रमिक प्राप्त करने के अधिकारों को उसे मीरास या वतन के रूप में मान्यता प्रदान थी। तो इसमें से बताना है कि कौन सा कथन जो है वो गलत है यानी सही नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यानी कि जो गलत होगा वो होगा दूसरा, और जो पहला, तीसरा और चौथा है वो सही है। अगर हम बात करें इसकी थोड़ी व्याख्या की, तो महाराष्ट्र व पश्चिम हिंदुस्तान में ग्रामीण कारीगरों और शिल्पकारों को संयुक्त रूप से बलूतेदार कहा जाता था, जिनमें 12 प्रकार के कारीगर शामिल थे। यानी बलूतेदार में ये 12 प्रकार की जो है कारीगर इसमें शामिल थे, यानी 12 श्रेणी थी, जिसमें बढ़ई, लोहार, कुम्हार, मोची, नाई, धोबी इत्यादि शामिल थे। और इन 12 प्रमुख व्यवसायों के अतिरिक्त एक अन्य श्रेणी के ग्रामीण कारीगर या व्यवसायी थे जिन्हें अलूतेदार कहा गया, जैसे कि दर्जी, पान वाले, माली आदि। और बलूतेदार की जो 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, बलूतेदार को 2 भागों में, यानी कि 2 थे, एक बलूतेदार था, एक अलूतेदार था। जो बलूतेदार था उनमें 12 प्रकार के कारीगर शामिल थे, जिनमें बढ़ई, लोहार, कुम्हार, मोची, नाई, धोबी इस प्रकार के लोग थे। और जबकि इन 12 प्रमुख व्यवसायों के अलावा जो है अन्य श्रेणी के जो ग्रामीण कारीगर या व्यवसायी थे उन्हें अलूतेदार कहा जाता था, जैसे दर्जी, पान वाला, माली आदि। और बलूतेदार जो है उसकी 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। पहला है वतनदार, जिन्हें काम करने के अस्थायी अधिकार प्राप्त थे। और बलूतेदार पूरे ग्रामीण सदस्यों को आवश्यकता अनुसार अपनी सेवाएं अर्पित करते थे और बदले में वर्ष में 2 बार माल के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करते थे, जिन्हें बलूत कहा जाता था। बलूतेदारों की दूसरी श्रेणियों को उपरियों की थी, जो प्रवासी या भ्रमणकारी थे। यानी कि इनकी बलूतेदार की 2 श्रेणी थी, एक वतनदार और एक थी उपरी। तो ऊपरी जो थी ये प्रवासी या भ्रमणकारी थे तथा वतनदारों के समान वस्तु रूपी या नगदी मजदूरी प्राप्त करते थे। तो इस प्रकार से जो दूसरा कथन हो जाएगा वो गलत हो जाएगा और पहला, तीसरा और चौथा कथन सत्य हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 113 जो है, निम्नलिखित कथन को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चयन करें। समाजशास्त्रियों ने यह बताया कि जातियां भी संस्कृतिकरण के रूपों के अंतर्गत अपने व्यवसाय के साथ साथ अपने दर्जे में कैसे परिवर्तन करती हैं। संस्कृतिकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पहला है कार्ल मार्क्स, दूसरा है एम.एन. श्रीनिवास, तीसरा है रोमिला थापर, चौथा है मैक्स वेबर। इसका जो है सही उत्तर होगा वो हो जाएगा एम.एन. श्रीनिवासन। संस्कृतिकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन एम.एन. श्रीनिवासन ने किया। अगर बात करें एम.एन. श्रीनिवासन का जन्म तो 1916 मैसूर में हुआ था तथा इनकी जो मृत्यु है 1999 बेंगलुरु में हुई थी। और ये मुंबई विश्वविद्यालय तथा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से ये शिक्षा अपनी प्राप्त की थी। इन्होंने दक्षिण भारत में जाति पात तथा जाति प्रथा, सामाजिक स्तरीकरण, सांस्कृतिकरण तथा पश्चिमीकरण पर इन्होंने कार्य किया है। साथ ही इन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं। अगर इनकी कुछ पुस्तकों की बात करें तो कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, अगर इनकी पुस्तक की बात करें तो कास्ट इन मॉडर्न इंडिया। इसके अलावा द रिमेंबर्ड विलेज, ये भी इन्हीं की पुस्तक का नाम है। तीसरी पुस्तक है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। ये इनकी 3 पुस्तकें हैं। भविष्य में इनसे क्वेश्चन बनेंगे तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 114 है। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़ें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। यानी कि एक गद्य दिया गया है और उससे संबंधित 4 क्वेश्चन बनेंगे। तो पैराग्राफ है, जहांगीर ने 2 बार लाहौर से लगभग 29 किलोमीटर दूर शिकार महल के रूप में उपयोग किए जाने वाले एक मीनार, तालाब और मंडप का उल्लेख करता है। आज इस जगह को शेखुपुरा के नाम से जाना जाता है, परंतु जहांगीर ने 1606 में इसे जहांगीरपुरा कहा है और उसके बाद 1620 में इसे जहांगीराबाद कहता है। इन दोनों का अर्थ यह है कि जहांगीर का शहर, इसमें जहांगीराबाद अधिक भावात्मक रूप है। यहाँ जहांगीर के प्रिय लंगड़े हिरण की 1606 में मौत हुई थी। उसे एक कब्र में दफना दिया गया था और उसके ऊपर हिरण की प्रतिमा और कश्मीर के मुल्ला मोहम्मद हुसैन द्वारा लिखी प्रशस्ति लगा दी गई। इस समाधि प्रस्तर के समीप उस क्षेत्र के जागीरदार सिकंदर मुइन खान की देखरेख में 1606 में लगभग एक मीनार का निर्माण कराया गया था। जहांगीर के आदेशानुसार सिकंदर मुइन खान ने एक तालाब और राजमहल का भी निर्माण कराया। जब निर्माण कार्य प्रगति पर था उसी समय मुइन की मौत हो गई। इसके बावजूद परिसर का निर्माण कार्य 1620 में ठीक प्रकार से पूरा हो गया। बाद के चरण का निर्माण कार्य इरादत खां की देखरेख में पूरा हुआ। इसके निर्माण पर इतना अधिक व्यय हुआ था कि बादशाह ने अपने संस्मरणों में इस राशि का उल्लेख किया है। जहांगीर ने इस स्थल को एक शाही शिकार स्थल माना था। यद्यपि उसके उत्तराधिकारियों ने इस जगह को अपर्याप्त पाया और 1634 में इसे मंडप के पुनर्निर्माण पर काफ़ी ध्यान व्यय किया। अब इससे संबंधित क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है कि जहांगीर ने अपनी किस पुस्तक में मीनार, तालाब और मंडप का 2 बार उल्लेख किया है। तो इसमें उसने जिक्र नहीं किया है, तो आपको बताना है। पहला है मासिर ए जहांगीरी, दूसरा है तुजुक ए जहांगीरी, तीसरा है इकबाल नामा ए जहांगीरी, चौथा है मजलिस ए जहांगीरी। तो इसका जो है उत्तर जो होगा वो हो जाएगा दूसरा। तुजुक ए जहांगीरी में मीनार, तालाब और मंडप का 2 बार उल्लेख किया गया है। जहांगीर के काल के लिए जहांगीर खुद एक प्रमुख इतिहासकार है। उसने तुजुक ए जहांगीरी अथवा जहांगीरनामा फारसी भाषा में लिखा, जबकि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की में लिखी है। तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर के काल का प्रथम स्रोत है। तुजुक ए जहांगीरी में शासन संबंधी कानूनों को पूरी तरह रिकॉर्ड किया गया है तथा उसने अपने जीवन की दैनिक व्यवस्थाओं और अपने व्यक्तित्व से संबंधित बातों को लिखा है। और तुजुक ए जहांगीरी उसके प्रथम 18 वर्षों के शासन काल के क्रम को बताता है, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास का जो है विस्तृत व्याख्या की गई है। जहांगीर ने अपनी अस्वस्थता के कारण 17वें वर्ष यानी 1622 ईस्वी तक की घटनाओं को स्वयं लिखने के बाद आगे की घटनाओं को लिपिबद्ध करने का कार्य मोतमंद खां को प्रदान किया। इम्पोर्टेंट है कि खुद लिखने के बाद से 17 वर्ष 18वें वर्ष मोतमंद खां को प्रदान किया। तो जिसने जहांगीर के शासनकाल के 19वें वर्ष तक का इतिहास लिखा है। और इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा तुजुक ए जहांगीरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 115, इनमें से किसे शेखू बाबा भी कहा जाता था। पहला है शहजादा कामरान, दूसरा है बादशाह हुमायूं, तीसरा है शेख सलीम चिश्ती, चौथा है बादशाह जहांगीर। इसका सही उत्तर है, सिंपल है, फोर्थ हो जाएगा। बादशाह जहांगीर को शेखू बाबा भी कहा जाता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 116, जहांगीरपुरा और जहांगीराबाद दोनों नामों का एक ही अर्थ अर्थात जहांगीर का शहर है। पूरा शब्द किस भाषा से लिया गया है।
इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा फोर्थ, यानी संस्कृत से पूरा शब्द का अर्थ लिया गया है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लाहौर के समीप के स्थान, जिसे शेखपुरा नाम से जाना जाता है, को वर्ष 1606 ईस्वी में जहांगीरपुरा कहा और उसके बाद 1620 में जहांगीराबाद कहता है, जबकि दोनों का एक ही अर्थ है, जहांगीर का शहर, और पूरा शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा फोर्थ, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित में से किस शहर में अकबर के शासन काल में निर्मित नीम सराय मीनार स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, पहला है पानीपत, दूसरा है मालदा, तीसरा है लाहौर और चौथा है मुल्तान। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मालदा, यानी कि नीम सराय मीनार जो है वो मालदा में स्थित है। नीम सराय मीनार जो है मालदा में निर्मित एक मीनार है और इस मीनार का निर्माण फतेहपुर सीकरी में स्थित हिरण मीनार की तरह ही बनाया गया है और दोनों ही मीनारों को मुगल सम्राट अकबर के समय में बनाया गया था। नीम सराय मीनार महानंदा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। यह यात्रियों के लिए आश्रय स्थल के रूप में बनाया गया था और संभवतः यह मार्गदर्शन का काम करती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 118, शेखपुरा मीनार की योजना अकबर के शासनकाल में निर्मित हिरण मीनार के समान है। हिरण मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? पहला है फतेहपुर सीकरी, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है आगरा, चौथा है सिकंदरा। इस क्वेश्चन का अभी आंसर अभी जिक्र किया, व्याख्या किया गया है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 119, भारत में अंग्रेजों की स्थिति में तब सुधार हुआ जब 1632 ईस्वी में उन्हें गोल्डन फरमान दिया गया। यह फरमान उन्हें किसने दिया? पहला है मुगल शहंशाह जहांगीर, दूसरा है गोलकुंडा का सुल्तान, तीसरा है अहमदनगर का सुल्तान, चौथा है बीजापुर का शासक। इसका जो है सही उत्तर जो है वो होगा एक मिनट, थोड़ा सा पानी थोड़ा सा पी लें। माफ करिएगा। इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, गोलकुंडा का सुल्तान। यानी भारत में अंग्रेजों की स्थिति में तब सुधार हुआ जब 1632 ईस्वी में उन्हें गोल्डन फरमान दिया गया। यह फरमान उन्हें गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा दिया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 120, फ्रैंकाइन केरान ने भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कब की? इसके लिए पहला ऑप्शन है 1667 ईस्वी में, यानी 1667 में, दूसरा है 1669 में यानी 1669 में, तीसरा है 1672, चौथा है 1674 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा
फर्स्ट, यानी कि इसमें फैक्चुअल है, वन लाइनर है। और फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के समय में उसके मंत्री कोलबर्ट के अनुरोध पर 1664 ईस्वी में कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस नामक फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी की स्थापना हुई। और 1667 ईस्वी में फ्रैंकायन केरान यानी फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में फ्रांस से एक अभियान दल भारत के लिए चला, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में पहली फ्रांसीसी व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना की। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब चूंकि सबसे इसका निकट 1667 है तो यही सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 121 है, सरकारी अभिलेखों के संदर्भ में कंसल्टेशन क्या थे? पहला है बंगाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम किस्म के कारोबार। दूसरा है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम किस्म के सैन्य अभिलेख। तीसरा है प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों को उनके सलाहकारों की रिपोर्ट। और चौथा है शिक्षा और न्यायपालिका से संबंधित अभिलेख। इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट। ये इसका सीधी सीधा व्याख्या है, इसमें कुछ व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 122, यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध के फलस्वरूप भारत स्थित फ्रांसीसी और ब्रितानी बस्तियों के बीच भी खुली शत्रुता पैदा हो गई। दक्षिण में डुप्ले और बुस्सी की प्राप्तियों को 1760 से 61 में तहस नहस कर दिया गया। भारत में फ्रांसीसी परिसंपत्तियों की पुनर्स्थापन का प्रावधान किस संधि से हुआ? पहला है पांडिचेरी की संधि, दूसरा है वांडीवास की संधि, तीसरा है पेरिस की संधि, चौथा है लंदन की संधि। तो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा थर्ड, पेरिस की संधि। तो अगर बात करें यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध यानी कि 1756 से 1763 ईस्वी में प्रारंभ हो गया। और इस युद्ध के प्रारंभ होते ही भारत में भी अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनियों का युद्ध प्रारंभ हो गए। फ्रांसीसी सरकार ने 1757 ईस्वी में काउंट लाली को संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का सैनिक और असैनिक अधिकारी नियुक्त किया। लाली ने 1758 यानी 1758 में अंग्रेजों से फोर्ट सेंट डेविड जीत लिया। भारत में होने वाले इस युद्ध को कर्नाटक के तीसरे युद्ध के रूप में जाना जाता है। और 1760 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक युद्ध वांडीवास में हुआ। आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने काउंटर लाली के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह परास्त किया। और 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी तथा भारत के अन्य फ्रांसीसी भूभाग को जीत लिया। और 1763 ईस्वी में जब पेरिस की संधि हुई तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो गया। और इस संधि के बाद फ्रांसीसी को भारत स्थित उनके सारे खाने वापस कर दिए गए, किंतु उन्हें उनकी न तो किलेबंदी की जा सकती थी और न ही वहाँ सैनिक रख सकते थे। फ्रांसीसी सिर्फ अब व्यापारिक कार्य ही कर सकते थे। तो इस प्रकार से ये तीसरा जो है विकल्प ये सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 123 है, किस व्यवस्था अथवा बंदोबस्त के अधीन भारतीय राज्य विदेश और रक्षा मामलों के अपने अधिकार को खो बैठे? तो इसके लिए है पहला है राज्य लय नीति, दूसरा है सहायक संधि प्रणाली, तीसरा है स्थायी बंदोबस्त, चौथा है द्विशासन प्रणाली। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, सहायक संधि प्रणाली। अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। और भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता जो है स्थापित करने के उद्देश्य से लॉर्ड वेलेजली ने 1798 से 1805 ईस्वी में सहायक संधि प्रणाली को प्रचलित किया। लेकिन वेलेजली ने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले से ही था, जिसका योगदान जो है डुप्ले को जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 124, गवर्नर जनरल को द सर्वेंट ऑफ द एम्परर घोषित करने वाले
वाक्यांश का शासकीय मुहर से कब विलोप किया गया? पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद से, दूसरा है 1833 के चार्टर एक्ट के बाद से, तीसरा है 1813 के चार्टर एक्ट के बाद से, और चौथा है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद से। और इस क्वेश्चन को भी आयोग ने गलत माना था। तो इस प्रकार से इसका एक कोई स्पष्ट उत्तर नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन गलत माना था आयोग ने, यानी यूजीसी नेट ने ये भी आंसर इसको गलत माना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 125 है, प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध यानी 1824 से 26 के बाद कौन सी संधि हुई? पहली है अराकान की संधि, दूसरा है टेनासोनिम की संधि, तीसरा है रंगून की संधि, और चौथा जो है यानदूब की संधि। इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा फोर्थ, यानी यानदूब की संधि। यानी प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध के बाद यानदूब की संधि हुई थी। अगर हम बात करें गवर्नर जनरल लॉर्ड एम हस्ट की, जो 1823 से 1828 ईस्वी तक थे, ये अगस्त 1823 में भारत में अपना कार्यभार इन्होंने संभाला। और इन्होंने अपने शासनकाल की सबसे इनकी महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम अंग्रेजी बर्मा युद्ध। लॉर्ड एम हस्ट ने 24 फरवरी 1824 को बर्मा से युद्ध की घोषणा कर दी। और इस प्रथम अंग्रेज बर्मा युद्ध में ब्रिटिश योजना रंगून पर समुद्र द्वारा आक्रमण करने की थी। जहाज के बेड़े के साथ आर्चीबाल्ड कैंपबेल ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया, जबकि बर्मी सेनापति बंदूला ने इसका जबरदस्त सामना किया। कैंपबेल ने 11 मई 1824 को रंगून पर कब्जा कर लिया और बर्मी सैनिक जो है जंगल में भाग गए और वहीं से छिटपुट हमला करके अंग्रेजों को परेशान करते रहे। दोनों पक्षों ने हानि से बचने के लिए वार्ता आरंभ कर दी और अंततः अंग्रेजों ने 24 फरवरी 1826 को बर्मियों से यानदूब की संधि की और इसकी शर्तें जो हैं कैंपबेल ने लिखवाई और अंग्रेज को है इस युद्ध से महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से हम 25 क्वेश्चन का यानी तीसरे पार्ट के अंतर्गत डिस्कशन कर लिए हैं और इस तरह से हम जून 2019 के थर्ड पार्ट का डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हाँ साथ ही कोई सुझाव हो तो वो भी हमें व्यक्त करिएगा और जो भी आपकी क्वेरी हो वो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका समाधान देने का प्रयास करेंगे। और ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।